Okay guys, today what we are starting is the demand chapter of your economics। और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। ऐसे तो इसके अंदर में कुछ खास नया नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 11 में भी किए हो, 12 के अंदर में और कर रहे हो। बस इस चैप्टर से जो डिमांड चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं करना है इकोनॉमिक्स के, जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। डिमांड चैप्टर से बेटा एग्ज़ाम में जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग कुछ नहीं आएगा, बट इसका कंसेप्ट अपने को लगेगा। सो इसीलिए इसको अपने थोड़ा डिटेल में ही मूव करेंगे। देखो, सबसे पहले डिमांड का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको 3 पार्ट बना के दिया था। तो आपके मन में आएगा कि भैया 3 पार्ट क्या है। तो पहला पार्ट है बेटा डिमांड के अंदर में कि कोई भी चीज़ का डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है कि अपने को कोई चीज़ का इच्छा है। इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलोगे? डिज़ायर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई चीज़ का डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डिज़ायर नहीं है तो उसका मतलब डिमांड नहीं है। मतलब कोई चीज़ का इच्छा है तो डिमांड है, इच्छा नहीं है तो डिमांड नहीं है। तो तुम बोलेगा भैया इसका मतलब अगर मन में कोई भी इच्छा होगा तो क्या वो डिमांड है? तो आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, इच्छा तो बहुत चीज़ का, मेरा भी इच्छा है कि मैं अंबानी जी के साथ बैठ के कुछ डिनर करूँ, नाश्ता करूँ, बात करूँ। तो बेटा ये तो एक इच्छा ही रह जाएगा ना। तुम बोलेगा ऐसा क्यों? तो देखो, डिज़ायर होना ज़रूरी है, प्लस सेकेंड चीज़ कि आपको उस इच्छा को सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब तुम बोलेगा कि पावर टू सेटिस्फाई, आपके पास पावर होना चाहिए उस डिज़ायर को सेटिस्फाई करने का। सपोज़ करो अगर मैं आज ये सोचता हूँ कि आई वांट टू बाई अ कार, तो क्या वो मेरा डिज़ायर है? आंसर है येस। क्या मेरा पावर है उसको ख़रीदने का? आंसर है येस। अब मेरे को अगर पूछा जाए कि आप खरीदोगे अभी, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, आपका डिज़ायर भी है, तो क्या आप खरीदोगे? तो मेरा आंसर है नहीं। तुम बोलेगा क्यों? अभी तो आपने बोला आपके पास इच्छा है और आपके पास पैसा है। तो बेटा दोनों चीज़ है, बट आई एम नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस। रीज़न मेरे को लगता है अभी दरकार नहीं है, उबेर ओला से काम चल रहा है, तो आई डोंट नीड टू बाई अ कार। तो इसका सिंपल डेफिनेशन इज़ दैट कि डिमांड होने के लिए इच्छा होना चाहिए, आपका कैपेसिटी होना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेडी टू सेक्रीफाइस। आप रेडी है खर्चा करने के लिए। तो अगर ये सारा पॉइंट प्रेजेंट है तब तो आप बोलोगे कि कोई चीज़ का डिमांड है, नहीं तो अदरवाइज़ डिमांड नहीं है। तो अगर मैं डिमांड का डेफिनेशन आपको समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो डिमांड मीन्स द डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी backed by the power to satisfy that desires and the ready to sacrifice। मतलब डिमांड का डेफिनेशन तभी आएगा जब आपके मन में कोई चीज़ का इच्छा है, आप उस इच्छा को पूरा करने का आपके अंदर में क्षमता मतलब कैपेसिटी है, एंड द थर्ड वन इज़ दैट कि यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस। अगर ये तीनों चीज़ है तब तो इसका मतलब कि वो डेफिनेशन में कि वो चीज़ डिमांड है, नहीं तो अदरवाइज़ डिमांड नहीं है। डिमांड कब कहलाया जाएगा? जब ये तीनों पॉइंट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऑल दिस 3 पॉइंट इज़ कंपलसरी। तीनों रहेगा तो डिमांड है, नहीं तो अदरवाइज़ डिमांड नहीं है। अब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द डिमांड। तो आपको जब एग्ज़ाम में पूछेगा ना बेटा, 11 में तो सिंपल पूछता था, 12 में कई बार ऐसे पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन मार्केट डिमांड। तो ये बहुत अच्छा से देखना एग्ज़ाम में क्या चीज़ पूछ रहा है। इंडिविजुअल डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंड है, कि मार्केट डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट डिमांड पूछेगा तो ये वाला पॉइंट को बताओगे, और अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो ये वाला पॉइंट को हाईलाइट करोगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया ये इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब मेरा डिमांड मतलब एक आदमी का डिमांड क्या क्या चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है। और मार्केट डिमांड का मतलब होता है पूरा सोसाइटी का या पूरा मार्केट का डिमांड। जैसे सपोज़ करो आज अगर मैं पूरा संध्या बाज़ार मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो संध्या बाज़ार मार्केट में जितने जन रहने वाले हैं उन सब का डिमांड आ जाता है मार्केट डिमांड। मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट का डिमांड के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो मार्केट डिमांड का डेफिनेशन है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन individual, then that is individual demand. When you are talking about Mr. A, then it is individual demand. But when we are talking about demand of Mr. A, B, C, D, E, F, बहुत सारे आदमी लोग का डिमांड, then that is market demand। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, एक आदमी का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, कई आदमियों का डिमांड मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक अकेला आदमी का डिमांड क्या क्या चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारा डिमांड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा डिमांड क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेटा सबसे पहला चीज़ है नीड। नीड का मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ का दरकार है तो उसका डिमांड मार्केट में है। अगर उसका डिमांड है, नहीं तो अगर मेरे को उस चीज़ का नीड नहीं है तो इसके मेरे लिए उसका डिमांड नहीं है। तुम बोलेगा भैया मतलब जैसे सपोज़ मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, सपोज़ क्या मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो मुझे सिगरेट का कोई नीड नहीं है, मतलब सिगरेट का मेरे लिए कोई डिमांड नहीं है, मेरे पास सिगरेट के लिए कोई डिमांड नहीं है। सिंपल।
आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि अगर कोई चीज़ का नीड है, कोई चीज़ का दरकार है, तो उस चीज़ का डिमांड होगा, लेकिन अगर उस चीज़ का दरकार नहीं है आपको, तो उस चीज़ का डिमांड भी नहीं होगा। तो आप सिंपल सा चीज़ समझो, डिमांड कहाँ से आता है? डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब क्या बताया था मैंने? विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब कोई चीज़ की इच्छा। तो यानी इच्छा कब होगा? जब उस चीज़ का दरकार पड़ेगा। तो दरकार है तो इच्छा है, इच्छा है तो डिमांड है। तो आप सिंपल सा चीज़ एकदम ऐसे समझो कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिज़ायर। और डिज़ायर क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? नीड। ठीक है, अगर कोई चीज़ का दरकार है तो उसका डिज़ायर है, डिज़ायर है तो उसका मतलब उसका आपको खरीदना पड़ेगा, यानी उस चीज़ का डिमांड है। तो इंटेंसिटी ऑफ नीड डिटरमाइंस डिमांड। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई चीज़ का इच्छा डिसाइड करता है कि उस चीज़ का डिमांड कितना आपको लगेगा। अगर मेरे को सपोज़ करो कि मेरे को ट्यूशन्स पढ़ाने हैं और मुझे बोर्ड का दरकार है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बोर्ड का कितना ज़्यादा मुझे दरकार है वो डिसाइड करेगा कि मेरा उसके ऊपर में डिमांड कैसा है। क्लियर है? मुझे प्यास लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सपोज़ करो जूस ही मिलता है, तो क्योंकि मेरे को कितनी जोर प्यास लगी हुई है वो डिसाइड करेगा कि मेरे को कितना मतलब पानी का या जूस का मेरे को कितना दरकार है। तो सिंपल, द इंटेंसिटी ऑफ नीड विल डिटरमाइन द डिमांड। नाउ सेकेंड वन इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो सभी कोई जानते हो। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्मोकर के लिए सिगरेट का डिमांड ज़्यादा है। एक स्मोकर है तो भाई वो स्मोकर को तो स्मोक करना है, तो वो तो बिना सिगरेट पिए रह नहीं सकता। तो सिगरेट उसको चाहिए बिकॉज वो उसका टेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए वो डिमांड क्रिएट करता है। लेकिन जो नॉन स्मोकर है जैसे अपने लोग, तो अपने लोग के लिए सिगरेट कोई भी डिमांड मतलब कोई भी अपने लोग के लिए सिगरेट का कोई भी डिमांड नहीं रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर में कि डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे सपोज़ करो किसी को जीन्स पसंद है तो जीन्स का डिमांड है उसके लिए, किसी को फॉर्मल पसंद है तो उसके लिए फॉर्मल का डिमांड है। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझना है कि डिमांड डिपेंड ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें मैंने जैसे एग्जांपल में आपको स्मोकर का लिया था और एक टू हैबिचुअल गुड्स का लिया था। तो आप ऐसे लिखो कि डिमांड इज़ सब्जेक्टिव। तुम बोलेगा भैया सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? बेटा सब्जेक्टिव का मतलब होता है डिमांड डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब ये हुआ पर्सन टू पर्सन डिमांड डिपेंड करेगा। किसी आदमी के लिए डिमांड है, किसी आदमी के लिए डिमांड नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग अलग है। मेरा टेस्ट अलग है तो मुझे कोई चीज़ पसंद आता है, नहीं आता है। वैसे आपका टेस्ट अलग है, आपको कोई चीज़ पसंद आता है, नहीं आता है। तो डिमांड इज़ सब्जेक्टिव और वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। डिमांड इज़ सब्जेक्टिव एज एवरीवन हैव देयर ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्लियर हो गया? अब आ रहा है बेटा नेक्स्ट है इनकम। तुम बोलेगा भैया इनकम का मतलब, बेटा इनकम के ऊपर ही तो डिमांड डिपेंड करेगा। अगर आपका इनकम हाई है तो आपका डिमांड भी हाई रहेगा। अगर आपका इनकम कम है तो आपका डिमांड भी कम रहेगा। ठीक है ना? अगर आपके पास कमाई नहीं है तो आप डिमांड कैसे करोगे? कोई चीज़ खरीदोगे कैसे? तो कमाई है तो डिमांड है, कमाई नहीं है तो डिमांड नहीं है। यहाँ पे आप अपना आंसर को थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो। आप बोलोगे कैसे? कि बेटा जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ना, इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है जो चीप क्वालिटी का गुड्स है। जैसे सपोज़ करो कोई पोटैटो इज़ अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो आप उस केस में क्या देखोगे कि पोटैटो के केस में क्या होता है कि अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, जब इनकम बढ़ गया तो आप थोड़ी ना अभी भी चिप प्रोडक्ट्स खरीदोगे। अगर इनकम बढ़ गया तो आप कुछ अच्छा सब्जी खरीदोगे ना, पोटैटो ही क्यों खरीदोगे? क्योंकि पोटैटो इन्फीरियर गुड्स है। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में ये वाला रिलेशन नहीं काम आता। ये रिलेशन बहुत ध्यान से देखो, खास करके वो जो मेरे पास क्लास 11 में नहीं पढ़ा। क्या होता है इसमें? देखो इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इनकम कम डिमांड कम, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन। दोनों डायरेक्ट सेम देख रहे हो, दोनों का सेम जगह जा रहा है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। इन्फीरियर गुड्स के केस में, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है
कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो डिमांड नीचे चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है बेटा? नेगेटिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ट्राई करते हो कि मैं सुपेरियर गुड्स खरीदूंगा, अब मैं इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदूँ। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी आप जानते हो, सिंपल है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। तो इसका मतलब आप देख रहे हो दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है? येस, वेरी गुड, नेगेटिव रिलेशन है ना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दैट मीन्स इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पर भी आप लिखोगे कि कुछ गुड्स ऐसा भी होता है जहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है और प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होता है। तुम बोलेगा भैया ऐसा कौन सा गुड्स होता है? बेटा इस गुड्स को अपने बोलते हैं गिफन गुड्स। अपने इसको क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के केस में क्या होता है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड भी गिर जाता है और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। जैसे अपने लोग पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11, कि गिफन एक इकोनॉमिक्स का नाम है, मतलब जो एक प्रोफेसर का नाम है जो आयरलैंड गया था और आयरलैंड में देखा था कि कुछ आदमी लोग पोटैटो खाते हैं। फिर उसने वहाँ नोटिस किया कि जब पोटैटो का दाम गिर रहा है तो आदमी लोग पोटैटो का डिमांड नहीं बढ़ाया बल्कि पोटैटो को छोड़ के कुछ और कंजम्पशन चालू कर दिया। तो एज अ रिजल्ट पोटैटो का दाम गिरने से पोटैटो का डिमांड भी कम हो गया था। तो दिस टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड गिफन गुड्स। क्लियर? तो आई होप एवरी वन ऑफ यू जो भी अभी तक समझाया इज़ क्लियर टू एवरी वन। नीड, टेस्ट, इनकम, प्राइस। अब नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी का मतलब ये होता है, यहाँ पे बोलता है डिमांड जो होता है ना, हर आदमी का डिमांड इस पे भी डिपेंड करता है कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उसके साथ वाला कौन सा कमोडिटी है। जैसे अगर सपोज़ करो कि मुझे बोला जाए कि विकास तुमको ये वाला पेन ख़रीदना है, ठीक है। अगर मेरे को बोला जाएगा कि ये पेन कॉस्टली हो गया तो मैं क्या देखूंगा कि इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है कि नहीं। अगर इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है, यानी ऐसा ही पेन मुझे और मिल रहा है कम दाम में, तो फिर मैं इसको कभी नहीं खरीदूंगा। तो सिंपल सा चीज़ है, रिलेटेड कमोडिटी का डेफिनेशन आप इस तरीके से समझो कि हर आदमी का डिमांड डिपेंड करेगा कि जो कमोडिटी वो ख़रीद रहा है उससे मिलता जुलता कोई दूसरा कमोडिटी मार्केट में है कि नहीं, या फिर जो कमोडिटी वो ख़रीद रहा है क्या उसके साथ कुछ और ख़रीदना पड़ेगा और उसका दाम क्या होगा। जैसे सपोज़ करो अगर आप चाय कॉस्टली हो जाए, टी कॉस्टली हो जाए, तो आप हमेशा ये देखोगे कि कॉफ़ी क्या है। अगर कॉफ़ी आपको सस्ता मिलेगा तो यू विल स्विच टू कॉफ़ी, यू विल नॉट ड्रिंक द टी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो इसीलिए यहाँ पर आप अपना डिसीज़न, आपका डिसीज़न चेंज हो रहा है, आपका डिमांड चेंज हो रहा है। अब अगर आप कार खरीद रहे हो तो कार के साथ यू हैव टू बाय द पेट्रोल ऑल्सो। तो सिमिलरली यू हैव टू लुक द प्राइस ऑफ कार एंड पेट्रोल बोथ एट द सेम टाइम। आपको कार का और पेट्रोल का दोनों का दाम आपको देखना पड़ेगा। तो रिलेटेड कमोडिटी का मतलब यहाँ पे दो है, वन इज़ सब्स्टिट्यूट, अनदर वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा ये सब क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। जहाँ डिफरेंट होगा वहाँ मैं स्लो हो जाऊँगा। ये 11 में पढ़ा हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्राइस ऑफ चाय यानी टी अगर बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ टी कम हो जाता है, रीज़न आदमी कॉफ़ी की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ेगा, अगर गाड़ी का दाम बढ़ता है तो आप क्या देखते हो उस केस में, अगर गाड़ी का दाम बढ़ जाता है तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम बोलेगा भैया ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आदमी लोग क्या करेगा फिर पेट्रोल ख़रीद के, कोई मतलब ही नहीं बैठेगा, कार महंगा है। क्लियर हो रहा है ना बात, चीज़ को समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ को क्या ऐसे समझना है कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो आदमी लोग चाय कम खरीदेगा, कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेगा। तो मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, ऐसे समझो। प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो आदमी लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेगा। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो कार का दाम बढ़ गया तो पेट्रोल का डिमांड कम हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों नीचे आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का पॉजिटिव मतलब दोनों साथ में मूव करेगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, और नेगेटिव मतलब एक ऊपर एक नीचे। अब आता है नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोसी के पास, मेरे नेबर के पास ये चीज़ है तो मुझे भी ख़रीदना है, मेरे दोस्त के पास ये वाला मोबाइल है तो मेरे को भी ख़रीदना है। तो यू वांट द थिंग, यू नीड द थिंग, यू बाइंग द थिंग, यू नीड द, योर डिमांड हैज़ बीन क्रिएटेड ओनली बिकॉज कि आपने उसको कहीं देखा या आपको लग रहा है कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। देन दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
तो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी is change because of the commodity available with others, देन दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब किसी को देखा देखी आपके पास उस चीज़ का डिमांड आ रहा है, आपको लग रहा है उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, देन दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ का फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है तो अभी से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप उसको अभी से ख़रीद लेते हो कि भाई फ्यूचर में वो चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट ने जैसा अनाउंस कर दिया लॉकडाउन, तो आपको लग रहा है ये चीज़ मार्केट में नहीं मिलेगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि ज़्यादा दाम में भी वो सामान बिक रहा है। तो फ्यूचर में आपको जब लग रहा है कि कोई चीज़ महंगा हो जाएगा तो अभी से उसका डिमांड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि व्हेन यू आर एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर प्राइस टू बी राइजेज, देन द डिमांड ऑल्सो राइजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब आपको फ्यूचर में लगता है कोई चीज़ का दाम बढ़ने वाला है तो उसका डिमांड अभी से बढ़ जाता है। क्लियर है ना? मैं इसमें कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, सुनिए वापस से और उसको अपने से लिखिए। अब आता है नेक्स्ट बेटा वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट में क्या होता है? वेवलेन इफेक्ट में होता है कि जब अपने लोग कोई सामान का, बहुत ध्यान से सुनना, वेवलेन इफेक्ट का मतलब होता है जब अपने कोई सामान खरीदते हैं और उसको अपने जज करते हैं उसके प्राइस के हिसाब से, देन दैट इज़ कॉल्ड वेवलेन इफेक्ट। जैसे अपने नहीं बोलते 2 रुपया ज़्यादा लगे लेकिन सामान अच्छा आएगा, तो दैट मीन्स यू आर जजिंग द क्वालिटी ऑफ अ गुड बेस्ड ऑन इट्स प्राइस, देन दैट इज़ कॉल्ड वेवलेन इफेक्ट। तो वेवलेन इफेक्ट में व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी judged on the base of their प्राइस, जब आप कोई सामान को उसके दाम के हिसाब से ख़रीदते हो देन उसको वेवलेन इफेक्ट बोलते हैं। तो अपने यही चीज़ यहाँ पे पढ़ें बेटा, ध्यान से देखो कि इंडिविजुअल का डिमांड क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला अपने पढ़े नीड। अगर कोई चीज़ का आपको नीड है तो डिज़ायर होगा तब डिमांड आएगा, और नीड कैसा है, ज़्यादा नीड है तो डिमांड ज़्यादा आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कम हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अपने पढ़े डिमांड सब्जेक्टिव होता है, हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है, किसको क्या चीज़ चाहिए, कैसा चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि उसका टेस्ट कैसा है उस चीज़ का। किसी को जीन्स पसंद है, किसी को फॉर्मल पसंद है। इनकम में अपने पढ़े इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम कम तो डिमांड कम। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता। रीज़न क्योंकि इन्फीरियर गुड्स में अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदोगे, सुपेरियर खरीदोगे ना। तो यूजुअली तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब समझ गया ना, इनकम ऊपर डिमांड नीचे। अभी जाके इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आ गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में अपने ये पढ़े थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। लेकिन गिवन गुड्स में उल्टा हो जाता है। गिवन गुड्स का मतलब मैंने आपको ये बोला था कि गिवन गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइस गिरता है तो अपने उस चीज़ को छोड़ के दूसरा चीज़ खरीदने लग जाते हैं। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, क्योंकि अपने को दूसरा कुछ सस्ता लगता है। रिलेटेड कमोडिटीज़ में मैंने आपको बोला था कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का डिमांड डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी वो खरीद रहा है वैसा सेम कमोडिटी मार्केट में है कि नहीं है, और या अगर मेरे को उसको ख़रीदना ही होगा तो उसके साथ क्या क्या और ख़रीदना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में अपने ये पढ़े थे कई बार आदमी का डिमांड इसलिए भी चेंज होता है कि भाई उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास नहीं है तो छोड़ो मुझे भी नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, आई होप सबको क्लियर है, इजी है कि अगर फ्यूचर में दाम बढ़ता है तो अपने इसीलिए खरीदते हैं, ये सोच के खरीदते हैं कि फ्यूचर में और दाम बढ़ेगा तो अपने अभी से खरीदना चालू कर देते हैं। और वेवलेन इफेक्ट में व्हेन वी आर जजिंग द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बेस्ड ऑन इट्स प्राइस। नाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड कैसे चेंज होता है बेटा? मार्केट में डिमांड डिपेंड करेगा पॉपुलेशन के ऊपर में। जैसे मैंने आपको बोला संध्या बाज़ार, अब संध्या बाज़ार में सपोज़ करो कि ज़्यादा आदमी लोग रहने आ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो डिमांड डिपेंड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, दोनों के ऊपर। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और साइज़ कम है यानी पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। कॉम्पोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तुम बोलेगा भैया कैसे? क्योंकि बेटा अगर पॉपुलेशन में रहने वाले आदमी ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, सपोज़ करो जो सोसाइटी में रह रहे वो लोग ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, तो वहाँ मेडिसिन शॉप्स ये सब में मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगा। और अगर रहने वाले बच्चे ज़्यादा है तो टॉयज़, चॉकलेट्स, ये सब का डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड टोटली डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का मतलब कॉम्पोजिशन एंड साइज़। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब बेटा
मार्केट में कोई चीज़ का डिमांड डिपेंड करता है कि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया गया। आज अगर सपोज़ करो कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े सेलेब्स कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं और अच्छा खासा कंपनी ने प्रोडक्ट के ऊपर में खर्चा किया है तो डिमांड भी बहुत तगड़ा हो जाएगा। मतलब डिमांड टोटली डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कि आप एडवर्टाइजमेंट में कितना रुपया लगाए हो। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो इनकम, जो देश का नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हर आदमी के पास पैसा इक्वल है तो डिमांड ज़्यादा रहता है, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाएगा। तुम बोलेगा भैया नहीं समझ में आया, तो वापस से समझ लो। अगर मान लो देश का नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर आदमी के पास पैसा बराबर रूप में आ रहा है, तो सब आदमी खरीदेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करो किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, जैसा अभी हो रखा है अपने देश में, अनइक्वल है, तो अनइक्वल केस में जिसके पास पैसा वो खरीद रहा है, जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं खरीद पा रहा है। तो एज अ रिजल्ट किसी के लिए तो डिमांड ज़्यादा है, किसी के लिए डिमांड कम है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। अब कई बार कई सामान ऐसा भी होता है जिसको खरीदने के लिए अपने को बैंक से लोन लेना पड़ता है। अगर बैंक वाले लोग लोन को सिंपल रख रहा है, नियम को इजी रख रहा है, तब तो आपको पैसा इजीली मिल जाएगा, डिमांड भी आएगा। लेकिन अगर बैंक वाला लोग लोन देते समय बहुत टाइट नियम कर दे कि नहीं मैं लोन तो तभी दूंगा जब ऐसा होगा वो होगा, तो जब बैंक वाला लोग टाइट नियम कर देगा तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा, तो डिमांड भी कम हो जाएगा। तो क्रेडिट का जो नॉर्म्स है, मतलब बैंक से जो लोन मिलता है उसके लिए क्रेडिट का जो नियम है, अगर ये इजी है थोड़ा सा तो डिमांड ऊपर रहेगा। लेकिन अगर ये टाइट है, डिमांड मतलब नियम बहुत ज़्यादा टफ़ है, टाइट मतलब मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ टफ़ नियम है, तो उस केस में डिमांड कम हो जाएगा। ईजी है तो डिमांड बढ़ेगा बेटा। ठीक है, मैं भूल से डाउन एरो कर दिया। और अगर टाइट या टफ़ है डिमांड अपना लोग का क्रेडिट का टर्म्स, तो उस केस में डिमांड कम हो जाएगा। अब डिमांड डिपेंड करेगा न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन के ऊपर भी। मान लो कि मैंने मार्केट में एक प्रोडक्ट लेके आया, लेकिन वापस उसका सब्स्टिट्यूट भी, जैसे मोबाइल्स में होता है, एक मोबाइल लॉन्च हुआ, उसको देखा देखी कई कंपनी अलग अलग मोबाइल लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करने से क्या होता है, पहला वाला मोबाइल का मार्केट में डिमांड क्या होता है, बहुत बैडली इफेक्टेड होता है। तो वही चीज़ आपको समझना है कि भाई डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट गेट्स वेरी मच इफेक्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अगर नया प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आता है तो पुराना प्रोडक्ट का जो डिमांड है धप से नीचे चला जाता है। तो वही है, मार्केट डिमांड डिपेंड करेगा पॉपुलेशन, यानी कॉम्पोजिशन है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितना कंपनी उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहा है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देश का, कितना ईजिली बैंक से लोन मिल रहा है, और कितना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है। अब आ रहा है बेटा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है। डिमांड फंक्शन में आपको सिंपल ये लिखना है कि डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंड है। जैसे अपने को क्या मालूम है कि जो भी डिमांड है वो डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर में, डिपेंड करेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर में, डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर में, डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर में। तो बेटा यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिमांड डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, करेक्ट। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सो ऑन। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा बोलता हूँ x इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब अगर y का वैल्यू 3 हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 3 6 होगा कि नहीं। अगर y इज़ 3 तो 2 इंटू 3 6, यानी x का वैल्यू 6 हो गया। तो x किसके ऊपर डिपेंड है, y का वैल्यू के ऊपर। y जैसे जैसे चेंज होगा x चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिमांड चेंज हो जाएगा जैसे से इन सब चीज़ों में चेंज आएगा। y का मतलब होता है इनकम, अगर इनकम में चेंज हुआ तो डिमांड चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हुआ तो चेंज, प्राइस में चेंज हुआ तो चेंज, रिलेटेड गुड्स में चेंज हुआ तो चेंज। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। जैसे से ये फैक्टर्स चेंज होगा डिमांड भी चेंज होता जाएगा। तो डिमांड फंक्शन का मतलब होता है कि डिमांड इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ये जैसे जैसे फंक्शन करेगा डिमांड भी अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। जैसे मान लो मैं तुमको बोला प्राइस है और डिमांड है, प्राइस 10 है डिमांड 25 है, प्राइस 15 हो गया डिमांड कम हो गया, बढ़ गया ना प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ अ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कि मतलब एक ऐसा टेबल जो ये बताता है कि अलग अलग प्राइस में कंज्यूमर कैसे कैसे कमोडिटी खरीद रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अगर ये एक आदमी का बता रहा है, एक आदमी का टेबल है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कई आदमियों का साथ में अगर आप देख पा रहे हो तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। वेरी सिंपल।
जैसे मान लो ये ए का डिमांड है, वैसे बी का डिमांड, सी का डिमांड, डी का डिमांड, अगर मैं सबका डिमांड दे दूँ और लास्ट में उन सबका टोटल कर दूँ तो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। और अगर मैं खाली एक आदमी का दिखाऊँ देन दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर हो गया। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब जहाँ एक ऐसा टेबल जहाँ पे आप एक आदमी का अलग अलग डिमांड अलग अलग प्राइस पे देख पा रहे हो। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है एक ऐसा टेबल जहाँ आप सब आदमियों का डिमांड देख पा रहे हो अलग अलग दाम में, देन दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एक टेबल जो ये बताता है कि अलग अलग प्राइस पे कैसे अलग अलग कमोडिटी खरीदा जा रहा है। क्लियर। अब आता है बेटा नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेटा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, ये क्लास 11 का है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग आपको अभी समझाना है मेरे को पहले। तो बेटा सबसे पहले आ जाओ यूटिलिटी। अब तुम बोलेगा भैया यूटिलिटी क्या होता है। देखो यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर कोई सामान तुम्हारा इच्छा को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो सामान आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन अगर वो सामान आपका किसी भी तरह का इच्छा या वांट को या डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब वो आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं रखता है। यूटिलिटी का सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे समझोगे कि अगर कोई भी सामान कोई भी चीज़ मेरा इच्छा को वांट को सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब वो मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं करता। तो यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग इज़ दैट, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो दिस इज़ पेपर वेट। क्लियर हो गया। अब ये पेपर वेट अगर मैं इधर रख रहा हूँ तो ये मेरे को लग रहा है कि हाँ यूज़फुल है, पेपर को उड़ने नहीं दे रहा, तो ये मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ देन दिस इज़ ऑफ नो यूटिलिटी टू मी, ये मेरे लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। अब यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हो, पहला दिया हूँ मैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब मैं क्या बोला, डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेटा ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी क्रिएट करे। तो डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे सपोज़ करो वाइट बोर्ड के लिए आई नीड मार्कर, तो मार्कर मेरे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है लेकिन आपके लिए नहीं करता बिकॉज यू डोंट हैव वाइट बोर्ड इन योर हाउस। तो सिंपल मीनिंग इज़ दैट कि यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। वट अ थिंग इज़ क्रिएटिंग अ यूटिलिटी फॉर मी, इट इज़ नॉट नीडेड और कंपल्सरी दैट द सेम थिंग विल क्रिएट अ यूटिलिटी फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि जो चीज़ मेरा इच्छा को सेटिस्फाई कर रहा है ज़रूरी नहीं हो तुम्हारा को भी सेटिस्फाई करे। सेकेंड इज़ यूटिलिटी नॉट मेजरेबल। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको प्यास लगा, तुम पानी पिया, तो मैं तुमसे पूछूंगा बताओ तो तुमको कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, तो तुम बोलेगा भैया क्या पागल जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम लोग कभी भी अपना सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने लोग सेटिस्फैक्शन को मेज़र नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए अपने बोलते हैं यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। लेकिन कुछ प्रोफेसर है, जैसे प्रोफेसर मार्शल है, प्रोफेसर हिक्स है, प्रोफेसर एलन है, इन लोगों ने बोला कि नहीं यूटिलिटी मेज़र किया जा सकता है। मान लो हाइपोथेटिकली यूटिलिटी कैन बी मेजर। बहुत जन बोलता है यूटिलिटी मेज़र नहीं, रैंक दिया जा सकता है। तुम बोलेगा भैया जैसे आपके सामने मैं पिज़्ज़ा बर्गर पैटीज रख दिया, अब आपको बोलूँगा मैं खाने के लिए, मान लो आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आप पिज़्ज़ा पहले खा रहे हो, किसी को बर्गर पसंद है, बर्गर पहले खा रहा है, तो इसका मतलब यूटिलिटी आप मेज़र तो नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप रैंक दे पा रहे हो कि इसको पहले खाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपने तो अभी फ़िलहाल यही मान के चलेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर। डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस, बोलता है यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग अलग चीज़ है। जैसे सिगरेट वाला ही ले लो, स्मोकर के लिए जो स्मोकिंग है, जो स्मोक कर रहा है तो वो उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट यूज़फुल, वो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान का यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों हो। जैसे पेन है, पेन का यूज़फुलनेस भी है लेकिन अगर आप किसी इलिटरेट को दे दोगे तो उसके लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं करके देगा। तो सिमिलरली द यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि मैं नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखोगे, जहाँ आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए आप लिखो। नेक्स्ट आ रहा है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा देखो अपने सब यूटिलिटी के बारे में क्लास 11 में भी पढ़े। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो जब एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को लेके आपको कुछ फ़ायदा होता है देन दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तुम बोलेगा भैया थोड़ा वापस समझा दीजिए। मान लो आपने 10 यूनिट खरीदा, ठीक है, 10 यूनिट से आपको जो टोटल यूटिलिटी मिला वो 40 का मिला।
तो जो टोटल मिला दिस इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जैसे आप 11th यूनिट खरीदा तो यू आर हैविंग 45, आपको फ़ायदा हुआ है 45 का। तुम बोलेगा क्या फ़ायदा हुआ? सेटिस्फैक्शन, यू आर डिराइविंग द सेटिस्फैक्शन। तुम बोलेगा भैया आप तो बोले थे यूटिलिटी मेज़र नहीं हो सकता, तो मैंने बोला था ना प्रोफेसर लोग मानते हैं कि यूटिलिटी मेज़र किया जा सकता है हाइपोथेटिकली। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि 10 यूनिट कंज्यूम करके आपको 40 का फ़ायदा हुआ। इसके बारे में थोड़ा और समझाऊंगा मैं। और 11 यूनिट को कंज्यूम करके 45 का फ़ायदा हुआ। तो ये जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ख़रीदा ना बेटा, कितना एक्स्ट्रा यूनिट ख़रीदा आपने? एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने ख़रीदा, इस एक्स्ट्रा यूनिट से आपको कितने का एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ? एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी कितने का मिला आपको? 5 का मिला ना। तो ये जो 5 आपको एडिशनल मिला दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट्स। पहले कितना चेंज हुआ? 40 से 45। और यूनिट्स कितना चेंज हुआ? 10 से 11, यानी 5 डिवाइडेड बाई 1। तो कितना आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी? 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज, मतलब व्हाट एडिशनल यूटिलिटी यू आर डिराइविंग बिकॉज ऑफ एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल यूटिलिटी which a consumer gets because of additional consumption of a commodity। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिलता है, एक्स्ट्रा फ़ायदा। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये एक्स्ट्रा फ़ायदा हमेशा कम होते जाता है। तुम बोलेगा मतलब जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ जो मेरे पास क्लास 11 में नहीं पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए। मान लो कि आपको भूख लगा हुआ है, आप मेरे पास आया कि भैया भूख लगा हुआ है कुछ खिलाइए। तो मैंने आपको पहला पिज़्ज़ा दिया, आप फटाफट खा लिया। दूसरा पिज़्ज़ा दिया, आपने उसको भी खाया। ठीक है, तीसरा पिज़्ज़ा दिया, आपने उसको भी खाया। चौथा पिज़्ज़ा दिया, आपने उसको भी खाया। फिर दिया, तो अब आप बोलोगे ना भैया और मत दीजिए, पेट भर चुका है। अगर मैं आपको ज़बरदस्ती और दूँ तो अब आपके लिए वो चीज़ ख़राब ही करेगा। येस और नो? तो सिंपल सा चीज़, पहला पिज़्ज़ा दिया आपको फ़ायदा हुआ 10 का, दूसरा पिज़्ज़ा दिया आपको फ़ायदा हुआ 15 का, तीसरा दिया 18 का, चौथा 20, फिफ्थ तो आप बोल रहे हो भैया और मत दो मेरे को ख़राब ही करेगा। बेटा 4 पिज़्ज़ा कोई नहीं खाता, आई ऑल्सो नोज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लाइसेस। ठीक है, तो पहला स्लाइस दिया आपको 10 का फ़ायदा, दूसरा स्लाइस 15, तीसरा 18, चौथा 20, पाँचवा दूंगा आप बोलोगे नहीं भैया पेट भर गया, ज़बरदस्ती और दूँ तो वो फिर यूटिलिटी नहीं बल्कि डिस यूटिलिटी क्रिएट करेगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। तो अब आप देखो पहला में आपको फ़ायदा कितने का हुआ था? 10। ठीक है, पहला को अपने यूजुअली इग्नोर करके चलते हैं। अब 10 से कितना हो गया?